हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद पानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भारती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता है, सभी जगह वैकेंसी आ रही हैं और वैकेंसी में अच्छे नंबर लाने, सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें अच्छे नंबर की ज़रूरत होगी। और अच्छे नंबर पाने के लिए हमें ना अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे नंबर आएंगे कैसे? अब हम और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन हिंदी को भूल जाते हैं। हिंदी यही सोचते हैं लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, हिंदी जो होता है ना, बेस होता है सभी एग्जाम का। ये मान लीजिए आप हिंदी, आप व्याकरण तो पढ़ लेते हैं लेकिन साहित्य को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। तो हमें साहित्य को इग्नोर नहीं करना है। इससे कुछ पॉइंट होते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना ही ईजी हैं। कुछ पॉइंट आप साहित्य के आप पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए है, आप चाहते हो ये पीडीएफ मुझे मिल जाए, अपनी तैयारी अच्छी कर सके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मैं ये अपनी पीडीएफ डाल दूंगी और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे सूरदास के बारे में। दोस्तों मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगी जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अपनी तैयारी करनी है हमें। अब क्या है, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। तो आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है कि महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में या कौन सी भाषा में 1.25 लाख पदों की रचना की थी। तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में की थी। और ब्रज भाषा में अगर ये पूछ दिया जाए महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में कितने पदों की रचना की थी, तो आपको याद रखना 1.25 लाख पदों की। किंतु इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। तो आपको ये भी याद रखना, इनकी जो 1.25 लाख पदों की रचना की थी, इनकी जो 3 रचनाएं हैं वही उपलब्ध हैं। तो क्या सूरदास में रचना में श्रृंगार और वात्सल का अद्भुत वर्णन है। तो आपको याद रखना है जो सूरदास की रचना है उनमें श्रृंगार रस और वात्सल रस दोनों का अद्भुत वर्णन है। मैंने अभी आपको श्रृंगार रस और वात्सल रस नहीं पढ़ाया, मैं जल्दी अपनी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको श्रृंगार रस और रस के बारे में आपको बताऊंगी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं। आपको ये भी याद रखना सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। सूरसागर किसकी रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरसावली किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है ये सारी सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास से यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि सूरदास ने कौन सी भाषा में रचना की है। तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में की है, 1.25 लाख पदों की रचना की है। श्रृंगार और वात्सल रस का इनकी रचना है उसमें ज़्यादा श्रृंगार रस और वात्सल रस को यूज किया है। और इनकी रचनाएं कौन सी है, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। सूरदास से यही क्वेश्चन बनते हैं और यही एग्जाम में 2 पॉइंट पूछे भी गए हैं। आप पेपर उठाना, आपको पेपर में 2 पॉइंट मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। अब क्या है, संत कबीर दास। तो संत कबीर दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में शायद ही होगा जो कोई भूल गया हो, वरना हम सबको याद रहते। कबीर दास की क्या रचना है, साखी शबद रामायणी। तो आपको याद रखना प्रमुख रचना बीजक है इनकी। बीजक के ही 3 भाग हैं, जिसे साखी शबद रामायणी है। जो इनकी जो प्रमुख रचना थी संत कबीर दास की, बीजक थी। इसके 3 भाग थे, साखी शबद और रामायणी। आपको याद रखना, ये पेपर में पूछे गए हैं। आप पेपर पुराने उठाना, मैंने इसमें जितने भी पॉइंट लिए हुए हैं ये पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं। तो आपको यही याद रखना, पेपर को सॉल्व करना, आपके क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को क्या कहा है। ये पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। पेपर में रचनाएं तो बहुत ही कम पूछते हैं, यही पूछते हैं जो हम लोग भूल गए होते हैं और इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। अगले पॉइंट पे क्या है, अब क्या है, कबीर दास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसे वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, तो वो है कबीर दास जी। आपको ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है। कबीर दास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अब क्या है, संत कबीर तुलसीदास, माफ़ी चाहते हैं, संत तुलसीदास। तो क्या है, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है तुलसीदास द्वारा कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। तो 12 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। तो रामचरितमानस के रचयिता भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इनमें प्रमुख 12 ग्रंथ प्रामाणिक हैं। अब क्या है, तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में पूछा गया है कि किसे कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है तुलसीदास। या पेपर में घुमा के भी पूछ सकते हैं तुलसीदास को क्या भी और क्या बोलते हैं, तो कवि शिरोमणि भी कहते हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पहली विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामललन अछू काव्य क्या है मानस अवधि में, कृष्ण काव्य क्या है ब्रजभाषा में। आपको याद रखना मानस जो इन्होंने काव्य लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, और जो कृष्ण काव्य लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। और इनकी रचनाएं क्या है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामललन अछू, ये सब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जो पेपर में 2 पॉइंट पूछी गई हैं। अब पेपर उठाना और मेरी पीडीएफ रखना, आपको देखना काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी क्या मैं ये बोलूँ कि ज़्यादातर जो हमारे पेपर में पूछे गए वही मैंने इस पीडीएफ में लिखे हैं। आप उससे तैयारी को कीजिए अपनी। अब क्या है, रहीम दास, ये क्या है, ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। तो आपको याद रखना जो रहीम दास थे वो अकबर के प्रधान सेनापति थे, और मंत्री तथा जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक थे। अकबर ने इन्हें खाना खाना की उपाधि से विभूषित किया था। तो आप पेपर में ये पूछा गया अकबर ने रहीम जी को कौन सी उपाधि से विभूषित किया था, तो क्या आपको लगा ना खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं पेपर में यही 3 पूछी गई थी, तो मैंने यही 3 ली, राम रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बरवे नायिका। यही 3 रचनाएं थी जो ज़्यादा पेपर में बार बार रिपीट हो रही, तो मैंने सोचा यही आपको बता देती हूँ, और यही पूछी भी गई हैं। तो आपको याद रखना है इनकी जो रचनाएं थी, रहीम सतसई थी, मदनाष्टक थी और बरवे नायिका थी। अब आज चलते हैं अगले मीराबाई पे। तो क्या है, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोठा के पद, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध पंक्ति क्या है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, श्याम मोसू एड़ो डालो है। तो ये क्या है, ये जो मीराबाई थी इनकी ये प्रमुख पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और ये डायरेक्ट शायद पंक्तियाँ ही पूछ दें, मैंने इसीलिए इस पॉइंट में दी हुई है, क्योंकि क्या है पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर है उसमें काफ़ी पंक्ति भी पूछी गई कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपको याद रखना अगर ये ऐसे पंक्ति पूछी जा रही हैं तो ये पंक्तियाँ मीराबाई की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आपको याद रखना, मैंने आपको वही पॉइंट बताए हुए हैं इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, वही इसमें जितने भी पॉइंट है वही। अब क्या है, बिहारी, बिहारी क्या, गागर में बनने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है गागर में बनने वाले कवि कौन थे, तो आपको याद रखना ये बिहारी थे। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। तो आपको याद रखना श्रृंगार रस के कवि किसे बोला जाता है, तो बस बिहारी को माना जाता है। क्या है, इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। आपको याद रखना जो बिहारी जी हैं उनकी सिर्फ एक ही मात्र रचना है जो है बिहारी सतसई है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। आपको याद रखना पेपर में पूछा भी जा सकता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना 719 हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति हैं। तो आपको बिहारी जी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो यही पूछ दिया जाता है जो बिहारी जी की जो रचना थी उसमें कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना वो 719 हैं। और इसमें क्या है, श्रृंगार रस से अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति हैं। तो यही पेपर में 2 पॉइंट पूछे गए हैं। ज़्यादातर ग्रामर पूछी जाती है, लेकिन जो साहित्य से पूछे जाते हैं वो यही पॉइंट पूछे जाते हैं। अब क्या है, मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम का सम्मान प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना राष्ट्र कवि का सम्मान किसे दिया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैथिली शरण गुप्त वो अपने काव्य गुरु किसे मानते थे, तो वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। मैथिली शरण से यही क्वेश्चन बने हैं 2 पॉइंट।
अब जो मैथिली सरल गुप्त की प्रमुख रचनाएं, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो रचनाएं थी वही ली हैं, सभी रचनाओं के बारे में बात नहीं की है, सभी जो इम्पोर्टेंट थी रचनाएं उन्हीं के बारे में बात की है। तो ये सब जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरप, द्वापर, सिद्धराज, नाहुस, अंजलि, अर्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध, साकेत, ये सभी मैथिली सरल गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको इन्हीं रचनाओं को याद कर लेना, आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, यही जो रचनाएं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी हैं और जो मैंने देखी पुराने एग्जाम में पूछी गई हैं, मैंने वही रचनाओं के बारे में बात किया। और साहित्य में वही रचनाएं हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, तो आपको यही याद करनी है। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करेंगे। जो शायद जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ऐसी थी ना, बचपन में ही हम लोगों को याद कराई जाती थी, तो आपको याद किया, ज़्यादातर आपको रचनाएं इसमें याद होगी। चलिए हम बात करते हैं। प्रमुख रचना कामायनी, आशु, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। आप याद कर लेना, सिर्फ आप इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने वाली रचनाएं हैं। तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी जयशंकर प्रसाद की। एक दो बार रिवीजन करोगे, एक दो बार रिवीजन से वीडियो देखोगे तो आपको इनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। अब जो जयशंकर प्रसाद से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे बोला जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे निराला की उपाधि दी गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, तुलसीदास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो तुलसीदास इतनी इम्पोर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है, तुलसीदास के लिए रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना तुलसीदास रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। इनकी ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। दूसरी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, शांत काकली, अपरा, दो सरल, राग विराग आदि। तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी की। आपको मैं ये बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की तुलसीदास, क्योंकि ये पूछा जाता है तुलसीदास की रचना किसने की थी। और हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये एग्जामिनर ने गलत ऑप्शन दिया हम लोग भटकाने के लिए, लेकिन तुलसीदास एक रचना है, ये आपको याद रखनी है कि ये तुलसीदास रचना किसने दी थी, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दी थी। आप सब ये भी सिर्फ निराला ही करके पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना ये रचना तुलसीदास रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत। अब क्या है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है प्रकृति का सुकुमार किसे बोला जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। इन्हें कौन सी उपाधि है, तो पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत है, उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना जो चिदम्बरा इनकी रचना है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाड़ी, मेघनाथ वध, पतझड़, मुक्ति यज्ञ, कला और बूढ़ा चांद। आपको याद रखना जो सुमित्रा नंदन की यही प्रमुख रचनाएं थी जो बार बार पेपर में रिपीट हो रही थी, तो मैंने इन्हीं को लिया है। तो आप इनसे तैयार करना, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला ज़रूर है। तो आपको याद रखना ये सुमित्रा नंदन पंत की सभी रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो आपको याद रखना है कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। तो महादेवी वर्मा है वो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो आपको याद रखना है जो महादेवी वर्मा है ये भी राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये पेपर में पूछा गया, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। अब क्या है, गीता कृत काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था इन्हें। तो आपको याद है इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। और जो महादेवी वर्मा है इनकी गद्य रचनाएं भी हैं। तो इन क्या कौन सी हैं? क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं। आप इन्हें भी याद रखना, ये इनकी रचनाएं हैं और ये गद्य रचनाएं। तो आपको इन दोनों को याद करके चलना, इन्होंने गद्य में भी रचनाएं दी हैं। अब क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो आपको इनका भी याद रखना है। देखो माखनलाल चतुर्वेदी को भी पद्म भूषण मिला है। तो आपको याद रखना, हिमतरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। जो हिमतरंगिनी इनकी रचना है वो अकादमी पुरस्कार, साहित्य का अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। अब क्या है? राष्ट्रीय कवियों के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। जो राष्ट्रीय कविताओं के कारण, राष्ट्र के लिए कविताएं दी हैं जिसके कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हिमकरीटनी, माता युग, चरण, समर्पण, पेड़ू, लो गुंजे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। आपको रचनाएं यही पूछी गई थी तो मैंने इन्हीं को लिया है, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो क्या रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं वो पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। अच्छा देखो, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादातर जिन्हें मिले पद्म भूषण ही मिले हैं। तो आपको याद रखना, अगर पूछ भी दिया जाए तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि पद्म भूषण ही मिला हुआ है। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार, कर्कशी। आइए, इनकी प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की और ये पूछी गई हैं तो आपको याद रखनी है ये सारी रचनाएं। अब क्या है? रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों आप कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी दोस्त है जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टेट, सीटेट, सुपर टेट, बिहार की वैकेंसी हो, किसी की तैयारी कर रहा है तो आप उसे बताना। ये हिंदी साहित्य की कंप्लीट वीडियो है। जितने भी हिंदी साहित्य शिक्षक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।